Hello everyone, I am नेहा सिंह. वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्पोकन इंग्लिश विद नेहा. आज हम लोग पास्ट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ने जा रहे हैं. हम लोगों ने प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ लिया है और साथ ही साथ हम लोगों ने इंडेफिनिट भी कंप्लीट कर लिया है, यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट और फ्यूचर इंडेफिनिट. अगर आपने मेरी वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो उन वीडियोस को देख लीजिए ताकि आपको पास्ट कंटिन्यूअस टेंस और भी अच्छे से समझ में आए. ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं. पास्ट कंटिन्यूअस टेंस. पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान क्या होती है? यदि किसी हिंदी वाक्य के अंत में क्रिया के साथ रहा था, रही थी, रहे थे आए तो वह वाक्य हमारा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में आता है. ठीक है, आपको यदि याद होगा तो मैंने प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान क्या बताई थी? मैंने बताया था कि यदि हिंदी वाक्य के अंत में क्रिया के साथ रहा है, रही है और रहे हैं आ रहा हो तो वह वाक्य हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में होगा. ठीक है, सो मेरा मोटिव यही था कंटिन्यूअस साथ में पढ़ाने का. प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस और फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस जो मैं अभी पढ़ाऊंगी आपको आगे, क्योंकि जो इसकी पहचान होती है, कंटिन्यूअस टेंस की पहचान जो होती है वो थोड़ी सिमिलर होती है. ठीक है, थोड़ी सी सिमिलर होती है, आप लोग को समझने में आसानी रहती है. परफेक्ट भी हम लोग पढ़ेंगे तो सिमिलर ही होगा, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हम लोग पढ़ेंगे वो भी सिमिलर होगा, तो आप लोगों को समझने में थोड़ा आसानी होगा. बस यही मेरा मोटिव था, आपको ये कंटिन्यूअस कंप्लीट करने का और इंडेफिनिट एक साथ कंप्लीट करने का. ठीक है, सो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान क्या है, रिकॉग्निशन क्या है? रहा था, रही थी, रहे थे. यदि किसी हिंदी वाक्य के अंत में क्रिया के साथ रहा था, रही थी, रहे थे आए तो वह वाक्य हमारा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में होता है. ठीक है, इतना आपको याद हो गया होगा. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या होगी? हेल्पिंग वर्ब का मतलब होता है सहायक क्रिया. ठीक है, हेल्पिंग वर्ब की सहायक क्रिया होती है वॉज और वर. आप इसको वेयर नहीं पढ़ेंगे, आप इसको वर पढ़ेंगे, वॉज वर. ठीक है, वॉज वर का प्रयोग हम लोग कहाँ करेंगे? मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है. वॉज का प्रयोग हम लोग कहाँ करेंगे? यदि सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है, यदि सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर हो सेंटेंस में तो हम लोग वॉज का प्रयोग करेंगे. सिंगुलर का मतलब है यदि वाक्य में आई, ही, शी, इट या फिर किसी का नाम आया हो तो आप वॉज का प्रयोग करेंगे. ठीक है, और यदि सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है, यू, वी, दे आया हुआ है तो हम वर का प्रयोग करेंगे. ठीक है, ये चीज़ें आपको सेंटेंस बनाते बनाते याद हो जाएंगी. आगे देखते हैं मेन वर्ब. मेन वर्ब का मतलब होता है मुख्य क्रिया. जो उस वाक्य में काम हो रहा हो उसे हम मुख्य क्रिया कहते हैं. मैंने अपनी पिछली वीडियोस में बहुत अच्छे से समझाया है आपको. ठीक है, सो मेन वर्ब हमारा कंटिन्यूअस टेंस में हम लोग मेन वर्ब का फोर्थ फॉर्म यूज़ करते हैं, यानी कि वर्ब में हम लोग आईएनजी ऐड कर देते हैं. ठीक है, सो मेन वर्ब में वर्ब का फोर्थ फॉर्म या फिर आप इसको वर्ब में आईएनजी ऐड करना भी लिख सकते हैं. ठीक है, जैसे कि प्ले का प्लेइंग, सी का सीइंग, ठीक है, स्टे का स्टेइंग, हेल्प का हेल्पिंग, लाइक दिस. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. ये हमारे कुछ स्ट्रक्चर्स हैं जिसकी हेल्प से हम लोग सेंटेंसेस बनाते हैं. ठीक है, ये स्ट्रक्चर्स मेरे सारे वीडियोस में आपको आराम से मिल जाएंगे क्योंकि सारे टेंसेस के स्ट्रक्चर्स सेम ही होते हैं. बस हमारा हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब चेंज हो जाता है, बाकी हमारा पूरा स्ट्रक्चर सेम रहता है. अगर आपको एक भी स्ट्रक्चर याद हो गया है, अच्छे से बनाने आ गया है तो आप चारों स्ट्रक्चर्स बड़े आराम से बना लेंगे. ठीक है, और बाकी टेंसेस के भी स्ट्रक्चर बड़े आराम से बना लेंगे. तो पहला स्ट्रक्चर हमारा क्या है? अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर, साधारण वाक्य. साधारण वाक्य क्या होता है आप लोग जानते ही होंगे. ठीक है, वह वाक्य जिसमें नहीं ना लगा हो, ना ही उसमें कोई क्वेश्चन वर्ड हो, तो वह वाक्य हमारा साधारण वाक्य में आता है. ठीक है, सो साधारण वाक्य को हम कैसे बनाएंगे? साधारण वाक्य का स्ट्रक्चर क्या होता है देख लेते हैं. सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे. सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम वॉज वर लगाएंगे. उसके बाद वर्ब की फोर्थ फॉर्म लिखिए या फिर वर्ब में आईएनजी लिखिए, दोनों बात एक ही है. ठीक है, वर्ब की फोर्थ फॉर्म ये ऑब्जेक्ट है, OBJ मैंने लिख दिया है, ये ऑब्जेक्ट है. ऑब्जेक्ट एंड देयर आफ्टर अदर वर्ड. ठीक है,
जैसे कि अफर्मेटिव का एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग, जैसे कि आप खेल रहे थे, मैं पढ़ा रही थी, वह रो रहा था, वे जा रहे थे। ठीक है, ये सारे वाक्य किस में है? सारे वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आ रहा है। इसका मतलब है कि ये सारे वाक्य हमारे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस से बनेंगे। साथ ही साथ ये सारे वाक्य में ना तो नहीं लगा हुआ है और ना ही इसमें कोई क्वेश्चन वर्ड है। इसका मतलब है कि ये सारे वाक्य हमारे अफर्मेटिव के स्ट्रक्चर से बनेंगे। ठीक है, सो मैंने यहाँ पे एक एग्जाम्पल पहले से ही दिया हुआ है। ठीक है, मैंने पहले से ही सब कुछ राइट डाउन किया हुआ है, क्योंकि हमारा लिखने में काफ़ी समय चला जाता है। तो अगर ये पहले से ही लिखा रहेगा तो मुझे सिर्फ आपको समझाना रहेगा, इससे कम समय में हम लोग काफ़ी चीज़ें सीख सकते हैं। तो इसीलिए मैंने पहले से ही सब कुछ लिख लिया है, आपको कहीं भी कुछ भी कन्फ्यूज़न नहीं होगा। मैं एक एक चीज़ बहुत अच्छे से आप लोग को समझाऊंगी। ठीक है, सो हमारा पहला एग्जाम्पल क्या है? अफर्मेटिव का एग्जाम्पल क्या है? वे फिल्म देख रहे थे। सो लास्ट में हमारे क्या आया है? रहे थे आया है। इसका मतलब है कि यह वाक्य हमारा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस से बनेगा और साथ ही साथ इसमें ना तो नहीं आया हुआ है और ना ही इसमें कोई क्वेश्चन वर्ड है। क्वेश्चन वर्ड का मतलब कब, क्यों, कहाँ, कौन, कितना, ना ही कोई इसमें क्वेश्चन वर्ड है। इसका मतलब है कि यह सेंटेंस हमारा अफर्मेटिव के स्ट्रक्चर से बनाते हैं। ठीक है, वे का क्या होता है? वे का होता है दे। ठीक है, दे हमारा प्लूरल में आता है, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है। दे के साथ हम किसका प्रयोग करेंगे? दे के साथ हम वर का प्रयोग करेंगे। सो क्या हो जाएगा? दे वर, फिल्म देखने का क्या होता है? वॉचिंग। दे वर वॉचिंग फिल्म और दे वर वॉचिंग मूवी। ठीक है, ये एग्जाम्पल क्लियर है। एक दो एग्जाम्पल और लेते हैं, जैसे कि वे खेल रहे थे, दे वर प्लेइंग, हम बात कर रहे थे, वी वर टॉकिंग, मैं सो रही थी, आई वॉज स्लीपिंग, तुम नहा रहे थे, यू वर बाथिंग। ठीक है, इतने सारे एग्जाम्पल से आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट स्ट्रक्चर देखते हैं। हमारा नेक्स्ट स्ट्रक्चर निगेटिव का है। निगेटिव साउंड से ही पता चल रहा है कि हम नकारात्मक चीज़ की बात कर रहे हैं। ठीक है, नकारात्मक का मतलब है वह वाक्य जिसमें नहीं लगा हो, जैसे कि मैं नहीं पढ़ा रही थी, आप अंग्रेज़ी नहीं बोल रहे थे, वह सेंटेंसेस नहीं बना रहा था, तुम मुझसे झूठ नहीं बोल रहे थे। ठीक है, जिस भी वाक्य में नहीं लगा हो वो वाक्य हमारे निगेटिव में आते हैं। ठीक है, निगेटिव का स्ट्रक्चर भी एकदम सेम होता है अफर्मेटिव की तरह, बस एक वर्ड उसमें ऐड हो जाता है, नहीं का, नॉट का। ठीक है, देखते हैं। सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वॉज वर, देयर आफ्टर नॉट, देयर आफ्टर वर्ब्स फोर्थ फॉर्म, देयर आफ्टर ऑब्जेक्ट एंड देयर आफ्टर अदर वर्ड। ठीक है, एग्जाम्पल है हमारा सामने ही, मैंने एग्जाम्पल लिखा हुआ है। क्या है एग्जाम्पल? क्या लिखा हुआ है? तुम मेरी तारीफ नहीं कर रहे थे, तुम मेरी तारीफ नहीं कर रहे थे। बनाते हैं इसे, यू के साथ क्या लगेगा? वर, यू वर नॉट, तारीफ करने का होता है एडमायर, तो एडमायर का क्या हो जाएगा? एडमायरिंग। यू वर नॉट एडमायरिंग मी, यू वर नॉट एडमायरिंग मी, मेरे साथ बोलिए, यू वर नॉट एडमायरिंग मी। ठीक है, तुम मेरी तारीफ नहीं कर रहे थे। और एग्जाम्पल लेते हैं, वे नहीं खेल रहे थे, दे वर नॉट प्लेइंग, तुम डांस नहीं कर रही थी, यू वर नॉट डांसिंग, आप झूठ नहीं बोल रहे थे, यू वर नॉट लाइंग, मैं अंग्रेजी नहीं बोल रही थी, आई वॉज नॉट स्पीकिंग इन इंग्लिश। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट स्ट्रक्चर है इंट्रोगेटिव का। इंट्रोगेटिव मतलब होता है प्रश्नवाचक वाक्य, वह वाक्य जो क्या से शुरू हो, जैसे कि क्या आप नहा रहे थे, क्या आप मुझसे बात कर रहे थे, क्या वे दिल्ली जा रहे थे, क्या हम साथ में मुंबई जा रहे थे, क्या वे पैदल चल रहे थे। ठीक है, इन सारे वाक्यों में सबसे पहले क्या लगा हुआ है? क्या। ठीक है,
तो उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए, ऐसे सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए उस टेंस का, उस वाक्य का हम हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले लिखते हैं, ठीक है। सो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का हेल्पिंग वर्ब क्या है? वॉज वर, ठीक है। सो वॉज वर हम लोगों ने सबसे पहले लिख दिया। उसके बाद हम सब्जेक्ट लगाएंगे, उसके बाद हम नॉट लगाएंगे। नॉट ज़रूरी नहीं है कि सारे वाक्यों में हो, ये नॉट की प्लेस बताने के लिए यहाँ पे नॉट लिखा हुआ है। बट वाइल स्पीकिंग अगर आपने नॉट वॉज के बाद लगा दिया, वर के बाद लगा दिया, देयर आफ्टर यू यूज सब्जेक्ट, तो हमारा सेंटेंस गलत नहीं होगा, बिकॉज दिस इज़ अ लैंग्वेज। आप लैंग्वेज में कैसे भी बोल सकते हैं, पीपल शुड गेट यू, दैट्स इट, ठीक है। सो was were, thereafter subject, and if there is a not in the sentence, then we will put not after subject, thereafter verbs fourth form, object and other word, and then we will put the question mark at the end of the sentence, ठीक है। So example लेते हैं, here is the example। क्या example हमारा? क्या आप उसे घूर रहे थे? क्या आप उसे घूर रहे थे? ये सेंटेंस हमारा बड़ी आसानी से बन जाएगा, ठीक है। आप सभी लोग बना लेंगे। बस हो सकता है इसमें से कुछ लोगों को दिक्कत आ रही हो कि घूरने का क्या होता है। घूरने का होता है स्टेयर, ठीक है। घूरने का होता है स्टेयर। बनाते हैं। आपका मतलब होता है यू, सो वर हम सबसे पहले लिखेंगे, वर यू, साफ नहीं आ रहा है, स्टेयरिंग, अब दिख रहा होगा। वर यू स्टडिंग, वर यू स्टेयरिंग हर, वर यू स्टेयरिंग हर, ठीक है। क्या आप उसे घूर रहे थे? अब उसे से ये तो पता नहीं चल रहा है कि आप मेल की बात कर रहे हैं कि फीमेल की बात कर रहे हैं, तो आप यहाँ पे हिम भी लगा सकते हैं और हर भी लगा सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, कुछ एग्जाम्पल और लेते हैं। जैसे कि क्या हम अंग्रेजी में बात कर रहे थे? वर वी टॉकिंग इन इंग्लिश? क्या आप जा रहे थे? वर यू गोइंग? क्या मैं तुम्हें देख रही थी? वॉज आई वॉचिंग यू? वॉज आई वॉचिंग यू? या फिर वॉज आई सीइंग यू, ठीक है। या फिर वॉज आई लुकिंग यू? ये तीनों हमारे सेंटेंसेस अलग अलग हैं, सेम है मतलब कि, बट फिर भी वॉचिंग में क्या होता है कि जब आप किसी को ध्यान से देख रहे हो कि आप क्या, वह आदमी क्या कर रहा है, ठीक है, आप उस पर नज़र रखे हुए हैं, तब हम वॉच का प्रयोग करते हैं। बट वाइल स्पीकिंग यू कैन यूज़ दैट, ठीक है। और एग्जाम्पल लेते हैं। क्या मम्मी कहानी सुना रही थी? वॉज मदर टेलिंग स्टोरीज, ठीक है। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्ट्रक्चर देखते हैं। हमारा नेक्स्ट स्ट्रक्चर है हमारा डबल इंट्रोगेटिव का। डबल इंट्रोगेटिव का मतलब होता है कि प्रश्नवाचक वाक्य है, ठीक है, बस उसमें क्वेश्चन वर्ड ऐड हो जाता है, ठीक है। क्वेश्चन वर्ड का मतलब है कब, क्यों, कहाँ, कौन, कैसे, कितना, ठीक है, जितने भी क्वेश्चन वर्ड होते हैं अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस, ठीक है। सो वो अगर वाक्य के बीच में आ जाते हैं तो उसको ट्रांसलेट करने के लिए हम क्वेश्चन वर्ड का मीनिंग सबसे पहले लिखते हैं, ठीक है। हमने यही किया हुआ है, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड लिखा है, क्वेश्चन वर्ड अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस, ठीक है। देयर आफ्टर द सेम स्ट्रक्चर, ठीक है, द सेम स्ट्रक्चर ऑफ इंट्रोगेटिव वी विल फॉलो हियर ओवर हियर। सो क्वेश्चन वर्ड, thereafter was, were according to the sentence, subject plus not, was fourth form, object and other word, thereafter question word, ठीक है। ये हमारा स्ट्रक्चर है। Let's frame the sentence। क्या मैंने लिखा हुआ है? मैं उसका गाना कब गा रही थी? मैं उसका गाना कब गा रही थी? कैसे बनेगा? कब का क्या होता है? when हम सबसे पहले लिखेंगे। When was I, ठीक है, was हम किसके अकॉर्डिंग लगाए हैं? I के अकॉर्डिंग लगाए हैं। So when was I उसका गाना, when was I singing his song? When was I singing his song? ठीक है। आप अंग्रेजी क्यों नहीं बोल रहे थे? Why were you not speaking in English? आप मुझसे झूठ क्यों बोल रहे थे? Why were you lying to me? ठीक है,
आप उसे कहाँ देख रहे थे, वेयर वर यू वॉचिंग हिम। ठीक है, और एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे कि मैं मार्कर का प्रयोग कब कर रही थी, व्हेन वॉज आई यूजिंग मार्कर। ठीक है, ओके। सो ये हमारा था पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। सिर्फ पास्ट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ लेने से हमें इंग्लिश बोलना नहीं आएगा। मैंने एक बार नहीं बार बार कहा है आप लोगों को कि सिर्फ पढ़ लेने से हमें इंग्लिश बोलना नहीं आएगा, सिर्फ ग्रामर जान लेने से हमें इंग्लिश नहीं आएगी। हम लोगों को यदि इंग्लिश बोलना है तो हमें शुरू करना होगा बोलना, उसी दिन से जिस दिन से आप लोग पढ़ना शुरू किए हैं। ठीक है, सो यदि आपने आज पास्ट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ लिया है तो आज ही से आपको पास्ट कंटिन्यूअस टेंस पे कमांड हो जानी चाहिए दैट अब जहाँ भी रहा था, रही थी, रहे थे वाक्य आएगा तो हम तुरंत उस वाक्य को बना लेंगे। कैसे बना लेंगे? उसको बनाने के लिए आपको सेंटेंस बनाने से शुरुआत करनी ही होगी, सेंटेंस बनाना ही होगा, तभी जा कर के आप तब सेंटेंस बना पाएंगे जब सेंटेंस किसी ने बोला, और यदि आपको बोलना है तभी आप सेंटेंस वहाँ पर बना पाएंगे। जब तक आप पहले रफ कॉपी पे सेंटेंसेस बना करके उसको ट्रांसलेट करके बोलने की कोशिश नहीं करेंगे तब तक आप नहीं बोल पाएंगे। तो इसीलिए आपको आज ही से शुरू करना होगा। जिन बच्चों ने शुरुआत कर दी है उनके लिए ऑल द बेस्ट, और जिन लोगों ने शुरुआत नहीं की है उन लोगों को करना ही चाहिए, क्योंकि अगर आपको वो दिन लाना है जब आप बहुत अच्छे से इंग्लिश बोलें तो आपको आज ही से शुरुआत करनी होगी। ऐसा कभी मत सोचिएगा कि जब मैं टेंस पूरा पढ़ लूँगा, जब मैं टेंस पूरा पढ़ लूँगी तब उस दिन से शुरुआत करूँगी, ऐसा नहीं है। जब भी आपने पहला टॉपिक पढ़ा उसी दिन से आपको बोलना शुरू करना होगा, क्योंकि मैंने आपको बोलने का तरीका बता दिया है। ठीक है, उसी हेल्प से बोलने की कोशिश करिए। डेफिनेटली द डे विल कम व्हेन यू विल ऑल स्पीक वेरी वेल। ठीक है, सो हमारा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का टॉपिक ख़त्म होता है। मुझे लगता है आप लोग को समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज करके, टेक्स्ट करके मुझसे सवाल पूछ सकते हैं, मैं रिप्लाई ज़रूर करूँगी। ठीक है, जैसा कि मैंने कहा था आपको कि मैं अपनी हर वीडियो में आपको कुछ वोकैब दे दिया करूँगी। सो हेयर इज़ द वोकैब, आई एम गोना टेल यू। आपको इसे लर्न ज़रूर करना है और इसी की हेल्प से सेंटेंसेस ज़रूर बनाइएगा। ठीक है, देखते हैं मैंने क्या दिया है। पहला वर्ड है हमारा हेड होंचो। अगर ये दिख नहीं रहा है तो मैं फिर से इसे लिख दे रही हूँ, ये हेड लिखा हुआ है, हेड। हेड होंचो, हेड होंचो का मतलब होता है सेठ, मालिक। ठीक है, ओके। सेकेंड वन इज टू टेक ब्राइब। टू टेक ब्राइब का मतलब होता है रिश्वत लेना। द थर्ड वन इज टू एम्प्लॉय। टू एम्प्लॉय नौकरी पर रखना। टू हायर का भी मतलब होता है नौकरी पर रखना, और टू एम्प्लॉय का भी मतलब होता है नौकरी पर रखना। ठीक है, द फोर्थ वन इज सुपरस्टिजन। सुपरस्टिजन, सुपरस्टिजन का मतलब होता है अंधविश्वास। स्पेलिंग अगर क्लियर ना हो तो मैं बोल दे रही हूँ, SUPERSTITION। ठीक है, ओके। द नेक्स्ट वन इज ओमिनस। ओमिनस, ओमिनस का मतलब होता है अपशगुन। ओमिनस का मतलब होता है अपशगुन। ठीक है, आपको ये पांचों वोकैब्स लर्न करने हैं और इन्हीं वोकैब्स की हेल्प से आपको सेंटेंसेस जरूर बनाने हैं और साथ ही साथ आपको बोलने की भी कोशिश करनी है। सो टुडे सेशन आई एम गोइंग टू वाइंड अप। वी विल मीट इन फ्यूचर कंटिन्यूअस वीडियो। ठीक है, तब तक के लिए आपको क्या करना है कि आपको कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी, और इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, और प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय चैनल, एंड येस डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन बाय विच यू कैन गेट ऑल द नोटिफिकेशन ऑफ माय वीडियोज़। सो तब तक आप लोग प्रैक्टिस करते रहिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।